अन्नदाता, अन्नदाता, नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं राधा ठाकुर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वे श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसान भाइयों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर की फसल में लगने वाले रोग और रोकथाम के उपाय। बटन मशरूम की खेती के लिए कंपोस्ट तैयार करने का तरीका। टमाटर की खेती अपने राज्य में आमतौर पर लगभग सभी क्षेत्रों में साल भर की जाती है और इसी के चलते इस फसल पर कई प्रकार के रोगों का प्रकोप होता है। खासकर इस मौसम में इन रोगों का प्रकोप बड़ी तेजी से होता है, जिससे टमाटर की पैदावार में काफी गिरावट आ जाती है और कभी कभी तो इन रोगों के कारण किसानों को इस फसल से खेती की लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए समय रहते इन रोगों की रोकथाम के लिए आप कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान भाइयों, टमाटर का उपयोग सब्जी, सलाद, अचार और अन्य कई व्यंजन बनाने में किया जाता है, जिसकी वजह से टमाटर की मांग वर्ष भर बाजार में बनी रहती है और हमारे अनेक किसान भाई टमाटर की खेती करके अच्छा लाभ कमाते हैं। लेकिन कभी कभी टमाटर की फसल में रोगों के प्रकोप से भारी नुकसान होता है। इसीलिए रोगों से फसल को बचाने के लिए उनकी रोकथाम के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए टमाटर के पौधों को लकड़ी या तार की सहायता से सीधा खड़ा करें। भूमि की सतह पर 15 से 20 सेंटीमीटर तक की पत्तियों को तोड़ दें। सिंचाई की उचित व्यवस्था कर अतिरिक्त पानी का निकास सुनिश्चित करें। इसके अलावा रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। टमाटर की फसल में लगने वाला दूसरा रोग है पछेती झुलसा रोग।
किसान भाइयों, ये रोग फाइटोप्थोरा नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जो कि टमाटर की फसल के लिए अत्यंत घातक होता है। अधिक नमी और कम तापमान होने पर यह रोग महामारी के रूप में फैलता है। शुरुआती लक्षण के रूप में पत्तों पर गहरे भूरे रंग के अनियमित आकार के धब्बे बनते हैं, जो बाद में आपस में मिलकर बड़े धब्बे गहरे काले रंग के बन जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पत्तियां झुलसकर गहरे काले रंग की दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से फसल को अधिक नुकसान होता है। इसके साथ ही टमाटर की फसल में अगेती झुलसा रोग भी आता है। ये रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोग जनक फफूंद से होने वाला रोग है, जिसके लक्षण पौधे के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के गोलाकार चक्रनुमा धब्बे बनते हैं, जो लक्ष्य पटल की तरह से दिखाई देते हैं, और वातावरण में अधिक नमी होने पर ये धब्बे आपस में मिलकर गहरे भूरे रंग के हो जाते हैं। अधिक प्रकोप होने पर पत्ते समय से पहले पीले पड़कर झड़ जाते हैं, जिसकी वजह से टमाटर के उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। इसीलिए आप अगेती और पछेती झुलसा रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले उचित फसल चक्र अपनाएं। खड़ी फसल में इन रोगों का प्रकोप दिखाई देने पर रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट करना चाहिए। फसल में उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें। फसल में आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें और जल निकास की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। इसके अलावा अगेती और पछेती झुलसा रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब दवा की 25 ग्राम मात्रा को 10 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर 2 से 3 छिड़काव करने पर इन रोगों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो किसान भाइयों, यदि आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए रोगों का नियंत्रण करते हैं तो आपको टमाटर की फसल से अधिक उत्पादन की प्राप्ति होगी। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। तो चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, आने वाले समय में तापमान धीरे धीरे कम होगा। ऐसे में जो किसान बटन मशरूम की खेती करना चाहते हैं, उन्हें अभी से ही इसके लिए कंपोस्ट तैयार करना होगा, क्योंकि कंपोस्ट तैयार करने में लगभग 1 महीने का समय लगता है और मशरूम का अच्छा उत्पादन कंपोस्ट पर ही निर्भर करता है। इसलिए कंपोस्ट सही तरीके से तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए बटन मशरूम की खेती कंपोस्ट की सही विधि के बारे में जानते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एन कुदादा से। देश में श्वेत बटन मशरूम की खेती बड़े पैमाने पर की जा रही है। उत्पादन की दृष्टि से इसका विश्व में प्रथम स्थान है। देश के मैदानी व पहाड़ी भागों में श्वेत बटन मशरूम को शरद ऋतु में उगाया जाता है, क्योंकि इस ऋतु में तापमान कम तथा हवा में नमी अधिक होती है। मशरूम की खेती करने का तरीका खाद्यान्न और बागवानी फसलों से बिल्कुल भिन्न है, अतः इसकी खेती शुरू करने से पहले प्रशिक्षण देना हितकर होता है। कंपोस्ट को कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, तो उसके संबंध में मैं आप लोगों को विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहले गेहूं का भूसा लें या आपका धान का भूसा भी ले सकते हैं,
लेकिन जो भी लेंगे मिनिमम कम से कम 5 क्विंटल का ये होनी चाहिए, गेहूं का भूसा 5 क्विंटल लेनी चाहिए। इसके साथ उसी रेशियो में आप दे सकते हैं यूरिया 8.5 kg और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 10 kg लें, सिंगल सुपर फॉस्फेट आपका 5 kg और म्यूरेट ऑफ पोटास 5 kg और चोकर 25 kg और गुड़ का सीरा 11 kg और जिप्सम 50 kg और फुराडॉन या मुर्गी खाद हम लोग लेते हैं 175 kg। इतनी सामग्री आपको इकट्ठा कर लेनी होगी पहले ही, जब खाद बनाने से पहले ही आपको मिनिमम यानी कि कम से कम 5 क्विंटल स्टॉक का बनाना होगा, क्योंकि अगर मान ले इससे कम बनाएंगे तो क्या होगा, उसका डिकम्पोज नहीं हो पाएगा। आजकल वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों के फलस्वरूप खुम्ब को कृत्रिम ढंग से तैयार की गई खाद कंपोस्ट पर उगाया जा रहा है। श्वेत बटन खुम्ब उगाने के लिए खाद यानी कंपोस्ट को 3 विधियों से तैयार किया जाता है, जिनमें पहली है छोटी विधि, दूसरी है लंबी विधि और तीसरी है इंडोर विधि। छोटी और इंडोर विधि से खाद तैयार करने में समय कम लगता है, लेकिन अधिक पूंजी और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो कि काफी महंगे हैं। फिलहाल हम चर्चा करते हैं लंबी विधि से खाद बनाने की, जिसे किसान आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो इसके इतना सामान इकट्ठा करने के बाद फिर हम लोग इसको गेहूं का भूसा को हम लोग भिंगा लेते हैं। 2 दिन तक भिंगा लेते हैं, पानी डाल करके स्प्रे करके हम लोग 2 दिन भिंगा लेते हैं। और जिस दिन सारा चीज़ को मिलाएंगे, यानी कि और सामग्री जैसे यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, SSP, म्यूरेट ऑफ पोटास, चोकर, गुड़ का सीरा, ये सब जिस दिन मिलाएंगे, और जिस दिन मिलाएंगे उस दिन हम लोग 0 डे मानते हैं। 0 डे मानते हैं, उसी दिन सारा चीज़ हम लोग उसको मिला देते हैं, ढेर बना लेते हैं, इकट्ठा करके ढेर बना लेते हैं। ढेर बनाने के बाद इसको चारों ओर से पॉलीथीन से ढक देते हैं। गीले किए गए मिश्रण को मिलाकर करीब 5 फुट चौड़ा और 5 फुट ऊंचा ढेर बना लें। ढेर की लंबाई सामग्री की मात्रा पर निर्भर करती है। ये ढेर 5 दिन तक ज्यों का त्यों बना रहने दें और जरूरत हो तो बाहरी परतों में नमी कम होने पर आवश्यकता के अनुसार पानी का छिड़काव किया जा सकता है। 2-3 दिनों में इस ढेर का तापमान करीब 65 से 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जो कि एक अच्छा संकेत है। ढकने के बाद इसको ऐसा आपको 6 दिन तक वैसे छोड़ दें। 6ठा दिन में हम लोग फर्स्ट टर्निंग पहली पलटाई करते हैं, प्रथम पलटाई करते हैं। अब जैसे पलटाई करने का भी तरीका यह है, जैसे साइड वाला को अलग कर लें, ऊपर वाला को अलग कर लें और नीचे वाला को भी अलग कर लें। इस तरह से 3 पार्ट आपका 3 भाग बनेगा। तो सबसे जो बीच में जो था, बीच वाला को आपको नीचे रखना है और ऊपर वाला को बीच में आएगा, और जो सबसे नीचे था ऊपर चला आएगा। इस तरह से हम लोग पलटाई करने का सीक्वेंस इसमें हम लोग करेंगे। करने के बाद फिर हम ऐसा फिर उसके बाद हम लोग इसको सीट आता है, पॉलीथीन सीट से ढक देते हैं। ढकने के बाद फिर इसको और 4 दिन ऐसे छोड़ देना है। 4 दिन के बाद फिर दूसरी पलटाई करना है। दूसरी पलटाई करने की विधि जो है वो भी उसी तरह से करना है। उसी सीक्वेंस में पहले जैसे जिस सीक्वेंस में हम लोगों ने मिलाए हैं, उसी सीक्वेंस में फिर मैंने मिला करके एक ढेर बना देना है। ढेर बनाने के बाद फिर इसको हम लोग ढक देते हैं। इसके बाद फिर उसको हम ढक दिया। ढकने के बाद फिर 13वां दिन में 3rd पलटाई करते हैं। तो पलटाई करने के बाद पलटाई करने का तरीका वही है। और इस 13वां दिन में हम लोग जिप्सम मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने के बाद फिर वही सीक्वेंस में हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग उसी तरह से हम लोग इसको ढेर बना देते हैं। ढेर बनाने के बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हर तीसरे दिन में चौथाई पलटाई भी करना है। फिर आपका 5वां पलटाई इसी तरह से करना है। इस तरह से 8वां पलटाई में हमारी खाद तैयार हो जाती है। इस तरह से 28वां दिन लगता है। एकदम 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। और 28 दिन में फिर हम इसका चेक कर लेते हैं कहीं इसमें अमोनिया का गंध तो नहीं है, या और अमोनिया का गंध हम कैसे पहचानेंगे। तुम जैसे गौशाला में किसान भाई जैसे गौशाला में जाते हैं तो कैसे किस तरह का गंध आती है, उसी तरह का गंध नहीं होनी चाहिए। ये गंध रहने से क्या, अमोनिया का गंध रहने से क्या हो कि माइसिलियम जो फंगस का माइसिलियम इसको मार देता है। इसलिए बिजाई करने से पहले हम सुनिश्चित कर लें कि इसमें अमोनिया की गंध नहीं हो।
कंपोस्ट बनाने के दौरान कुछ सावधानियां बरतना जरूरी है, नहीं तो कंपोस्ट अच्छी तरह नहीं होगा। कंपोस्ट तैयार करने के लिए साफ सुथरे स्थान का चयन करें और हो सके तो हवादार कमरे या हॉल में कंपोस्ट तैयार करें। कंपोस्ट को तैयार करने के लिए सही मात्रा में अवयवों को मिलाएं और समय पर पलटाई का काम करें। जो भी व्यक्ति पलटाई का काम करते हैं वे हाथों में दस्ताने और जूते अवश्य पहने। कंपोस्ट को कभी भी खुले स्थान पर नहीं बनाएं। दीवार खड़ा कर लें, लेकिन ओपन टाइप का होनी चाहिए, हवा जहाँ, क्योंकि जैसे पलटाई करेंगे तो बहुत गंद करता है, इसलिए उसको भी ध्यान में रखते हुए बंद कमरे में कभी नहीं बनाया हम। ये इन सब बातों को ध्यान रखें तो अच्छा रहेगा। इस तरह से 28 दिन में आपका जैसे चेक कर लिए, चेक करने के बाद अब इसमें अमोनिया की गंध नहीं है तो ये आप सुनिश्चित कह सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट रेडी हो गया, आगे की प्रक्रिया के लिए हमारा रेडी हो जाता है। इस तरह से हमारा कंपोस्ट 28 दिन में कंप्लीट तैयार हो जाता है। आगे और भी है खेतीबाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर भी टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार से है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर के मौसम विभाग के सहयोग से जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आगामी समय में समस्तीपुर और इसके आसपास के इलाकों में आसमान में हल्के से मध्यम बादल देखे जा सकते हैं। अगले 48 घंटों के अंदर उत्तर बिहार के अधिकांश स्थानों में हल्की वर्षा हो सकती है। मौसम के मिजाज को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए किसान भाई कृषि कार्य तथा कीटनाशक का छिड़काव सावधानी पूर्वक करें। सितंबर अरहर की बुआई 49 जमीन में करें। अरहर की पूसा 6 और शरद प्रभेद उत्तर बिहार के लिए अनुशंसित है। बुआई के पूर्व 2 ग्राम थीरम दवा से प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचार करें। बुआई से ठीक पहले उपचारित बीज को उचित राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर बुआई करनी चाहिए। धान की फसल में तना छेदक कीट की निगरानी करें। कीट दिखने पर बचाव के लिए 12 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। खेतों में 5% क्षतिग्रस्त पौधे दिखाई देने पर करताप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करें। भिंडी की फसल में पीला मोजैक वायरस से ग्रस्त पौधों की निगरानी करें। ये रोग सफेद मक्खी द्वारा फैलता है। रोगग्रस्त पौधा एवं फलियां छोटे रह जाते हैं। रोग के विस्तार से बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड 1 मिलीमीटर प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। धान की फसल में खैरा बीमारी दिखाई पड़ने पर खेतों में जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम तथा 2.5 किलोग्राम बूझा चूना का 500 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में मौसम साफ रहने पर छिड़काव करें। लत्तीदार सब्जियों वाली फसलों में फल मक्खी कीट की निगरानी करें। वर्तमान मौसम इस कीट के प्रकोप के लिए अनुकूल है। कीट नियंत्रण के लिए सर्वप्रथम सभी क्षतिग्रस्त फलों को इकट्ठा कर नष्ट कर दें। मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप का प्रयोग करें। अधिक क्षति होने पर 9 किलोग्राम छोआ गुड़ और 2 लीटर मेलाथियान तरल दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल में समान रूप से मौसम साफ रहने पर छिड़काव करें। फूल गोभी की आगत किस्मों की रोपाई समाप्त करें। बोरान तथा मॉलिब्डेनम
तत्व की कमी वाले खेत में 10 से 15 किलोग्राम बोरेक्स तथा 1 से 2 किलोग्राम अमोनियम मिलिब्डेट का व्यवहार खेत की तैयारी के समय करें। फूल गोभी की मध्यकालीन किस्में अगहनी, पूसी, पटना मेन, पूसा सिंथेटिक 1, पूसा शुभ्रा, पूसा शरद, पूसा मेघना, काशी कुंवारी एवं अर्ली स्नोबॉल किस्मों की बुआई नर्सरी में गिराएं। टमाटर की काशी विशेष, काशी अमन, स्वर्ण लालिमा, स्वर्ण नवीन, अर्का आभा किस्मों की नर्सरी उथली क्यारियों में पंक्तियों में गिरावें। सब्जियों की नर्सरी में लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीड़ों की निगरानी करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब इस प्रकार से है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव मोकमा, जिला पटना के किशन लाल ने। आपने दुधारू पशुओं में थनैला रोग के लक्षण और रोकथाम के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज हम बात करेंगे थनैली के बारे में, जिसे कि मैस्टाइटिस भी कहा जाता है। किसान भाइयों, आइए सबसे पहले ये जान लें कि थनैला रोग आखिर है क्या। इस रोग के कारण पशुओं के थनों में सूजन आ जाती है और साथ ही रोग की तीव्रता होने पर पशुओं के थनों से दूध दोहते समय दही के जैसे छिचड़े और कभी कभी तो खून भी आने लगता है और पशु का दूध दोहते समय उसे काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो आसानी से दूध नहीं दोहने देता। ये बीमारी का जो प्रमुख लक्षण है उसमें है कि हम जो दुधारू पशुओं के जो थन है, थन में कि शुरुआत में थन में सूजन आ जाती है, उसमें गर्माहट रहती है और बाद में क्या होता है कि ये थन लकड़ी की तरह कड़ी हो जाती है अगर इसका इलाज नहीं किया जाए तो ये। और इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे दुधारू पशु का जो उत्पादन है वो घट जाएगा, पशु क्या होता है, पशु अशांत हो जाएगी, खाना पीना भी खान पान उससे कम हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होता है, हमारे जो क्या होता है पशु का जो उत्पादन है बहुत भारी कमी आ जाती है और इसके लक्षण दूध में भी देखने को मिलता है। हम इसके लिए क्या होता है, जो अगर सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस उसका पहचानने के लिए कुछ जांच होती है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि हमारे दुधारू पशु को सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस हो गया है, जिसका कि लक्षण सब क्लिनिकल मैस्टाइटिस का मतलब हो गया, सब क्लिनिकल का मतलब हो गया कि लक्षण बाहर नहीं दिख रहा है पर जानवर में बीमारी है। पीएच पेपर का जांच है जिसमें पीएच पेपर से आसानी से हम पहचान सकते हैं कि दूध का अगर पीएच चेंज हो गया है तो इसमें थनैली का संभावना हो सकता है। दूसरा है कैलिफोर्निया मैस्टाइटिस टेस्ट, वो उसके द्वारा भी हम क्या होता है पहचान सकते, पकड़ में आता है कि अगर पशु को क्या होता है अगर थनैली हो गया है तो ये तो थनैली रोग का पहचान हो गया। पशुपालक भाइयों, इस रोग से ग्रसित पशु का इलाज कराना तो जरूरी है ही, साथ ही ये रोग पशुओं में आए ही नहीं, इसके लिए कुछ प्रबंधनों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जैसे पशुशाला की नियमित साफ सफाई करें, जहां पशु बैठता है उस स्थान को लाल दवा से धोएं। साथ ही सप्ताह में 1 बार पशुशाला में बुझे हुए चूने का छिड़काव करें। दूध दोहने की चुटकी विधि को अपनाएं। इसमें मुख्यतः जो मुख्य कारण है कि अगर पशु में अगर क्या होता है, अगर एनर्जी उसका अगर सही खान पान नहीं दिया जा रहा हो, जिसमें ऊर्जा युक्त खान पान नहीं हो, तो इस स्थिति में क्या होता है कि हमारे जो दुधारू पशु है दूध दूहने के तुरंत बाद नहीं बैठे, क्योंकि दूध दूहने के तुरंत बाद क्या होता है कि हमारे जो दूध की जो ग्रंथि है उसकी नली खुली रहती है और इस स्थिति में अगर दूध दूहने के तुरंत बाद अगर क्या होता है पशु नीचे जमीन पर बैठ जाए तो उससे जमीन से इन्फेक्शन थन में जा सकती है और उससे मैस्टाइटिस रोग थनैली जो रोग है वो पशुओं को, दुधारू पशुओं को हो सकती है। दूध दूहने के बाद उसे खाने पीने के लिए दे दिया जाए, वो क्या होता है पशु खड़ी रह जाए आधे घंटे 1 घंटे के लिए चारा खाने के लिए। जो दूध दूहने वाले जो दूध दूहने के क्रम में भी पशुपालक भाई से भी क्या होता है इन्फेक्शन एक गाय से दूसरे गाय में हो सकती है। तो इसके लिए भी जरूरी है कि जिस पशु को थनैली रोग हो गया उस जानवर को अलग कर दें और उसमें भी अलग करने के बाद पहले जो अच्छी बाँट है, जो साफ, जो बिना बीमारी वाली जो थन है उससे पहले दूध निकाल ले और उसके बाद है कि जो बीमारी वाली दूध है उसको निकाले अलग बर्तन में। तो इसके लिए चाहिए कि पशुपालक भाई
पोटासियम परमैंगनेट 0.5% घोल, पोटासियम परमैंगनेट का घोल का इस्तेमाल करें अपने हाथों को धोने के लिए भी और पशु के थन को भी धोने के लिए, जिससे कि थन में साफ सफाई बनी रहे। पशुपालक भी अपना साफ सफाई का ध्यान रखे, क्योंकि उनसे ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैलती है। और इसके बाद है कि अगर थनैली रोग हो जाए तो उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय ये है कि इस स्थिति में हमें थन में इंट्रामेमरी इंजेक्शन, एंटीबायोटिक बहुत सारी आजकल मार्केट में उपलब्ध है, जो कि जिसे कि लगाया जाता है। पशुपालक भाई अपने से उसका इलाज ना करें, नहीं तो वो बीमारी और भी गंभीर रूप ले सकती है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने नज़दीक के जो भी पशु चिकित्सक उनसे संपर्क करें और इसका उचित और समुचित इलाज करवाएं। और जो थनैली रोग का जो दूध है उसको अपने भी खुद में उसके उपयोग ना करें, उसके पीने का उपयोग ना करें और ना ही उसे बेचने का कार्य करें, क्योंकि ये बीमारी का कारण, इंसानों में भी बीमारी का कारण। आइए अब नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अलावा आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।